नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल द सीक्रेट में। और जैसा कि आपको पता ही है कि हमारी डेली आंसर राइटिंग की क्लासेस चल रही हैं। क्लासेस का मतलब है कि एक वीडियो मैं डेली बनाता हूँ 1 से 2। और यूपी स्पेशल का पेपर नंबर 5 के क्वेश्चन आंसर हम करा रहे हैं, और उसका भी पॉलिटी का सेक्शन। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इतना ही इंट्रोडक्शन बहुत है अपना। ओके, तो जैसा कि क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे साफ दिखाई दे रहा है, लोकसभा और विधानसभा चुनाव को एक साथ कराए जाने के मुद्दे का विश्लेषण कीजिए। है एकदम करंट का क्वेश्चन, लगातार चर्चा में बना रहता है कि क्यों ना लोकसभा और विधानसभा के इलेक्शनों को एक साथ करा दिया जाए, है ना। इसी मुद्दे को हमको विश्लेषण करना है कि चलो इसकी तह में जाते हैं, क्या एक साथ हो सकते हैं, क्या इससे पहले एक साथ होते थे, क्या पॉसिबिलिटी है, उसी को खोजना है। ओके ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं आप सीधा क्वेश्चन पे। तो जैसा आपको मालूम है कि हम फॉर्मेट अपना आईबीसी वाला ही अपनाते हैं। इंट्रोडक्शन देना है, ठीक, और उसके बाद आपको बॉडी और कंक्लूड कर देना है, ठीक है। उसी फॉर्मेट में चलते हुए हम शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। शब्द भारत में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव 1967 से 68 तक एक साथ होते थे, परंतु बाद में यह प्रक्रिया बाधित हो गई। इस संबंध में नीति आयोग ने 2024 से लोकसभा और विधानसभाओं के चुनावों को एक साथ कराए जाने पर अपनी रिपोर्ट दी थी। ये हमने एक चर्चा के साथ इसका इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया, है ना, क्योंकि समय समय पर बुद्धिजीवियों ने इस विचार का समर्थन किया है कि यह कोई नया विचार तो है नहीं। ये आप देख रहे हो, आपने इंट्रोडक्शन में दे दिया, तो ये आपका इंट्रो हो गया। चलिए, जब मुद्दे का विश्लेषण कर रहे हैं तो हम मुद्दे का विश्लेषण इस तरीके से करेंगे कि इसके पक्ष में क्या तर्क हैं, इसके विपक्ष में क्या तर्क हैं। ये क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता था कि एक साथ चुनाव कराए जाने के लाभ क्या हैं। ये क्वेश्चन ऐसे भी तो बन सकता था कि लोकसभा और विधानसभा का चुनाव अगर एक साथ कराया जाए तो उसके लाभ क्या हैं, और एक साथ कराए जाने की चुनौतियाँ बताइए, बाधाएँ क्या हैं। ऐसे भी बन सकता था। और क्वेश्चन का फॉर्मेट आप देखिए, और लिखना भी वैसे ही है हमें, ठीक है जी। बॉडी पे आते हैं अब। तो एक साथ कराए जाने के पक्ष में तर्क देख लेते हैं हम पहले कि एक साथ कराए जाने के पक्ष में क्या तर्क हैं। चुनावों पर होने वाले भारी व्यय में कमी आएगी, क्योंकि 5 साल में एक बार चुनाव होगा, तो इससे सरकारी खजाने पर तो जो बेवजह का दबाव बनता है वो कम हो जाएगा। क्योंकि चुनाव कराना कोई हंसी खेल तो है नहीं है। कितनी मशीनरी लगती है, कितने कर्मचारी लगते हैं, कितना पैसा खर्च होता है। और आप देखते होंगे कि लोकसभा का इलेक्शन तो 5 साल में एक बार हो रहा है, लेकिन हर साल आपको हर एक स्टेट में, कहीं ना कहीं स्टेट में आपको इलेक्शन होते हुए दिखाई दे जाएंगे, ठीक है। तो पहला पॉइंट हो गया कि इसमें कमी आएगी भारी व्यय में। कर्मचारियों के प्राथमिक दायित्वों का निर्वहन हो सकेगा, क्योंकि जैसे आप देखते होंगे कि जब ड्यूटी लगती है इनकी, इंजीनियर हो उनकी ड्यूटी लगी हुई है, शिक्षक लोग हो उनकी ड्यूटी लगी हुई है, तो बार बार चुनाव कराने से होता क्या है, तो अन्य सार्वजनिक क्षेत्र हैं उनका तो कामकाज प्रभावित होता है ना। तो एक साथ चुनाव कराने से सरकारी कर्मचारी अपने प्राथमिक दायित्वों का निर्वहन करने के लिए फ्री रहेंगे फिर। और उनका प्राथमिक दायित्व क्या है, शिक्षक है तो शिक्षा कराना उनका प्राथमिक दायित्व है कि नहीं। इंजीनियर है तो अपने काम से उनको रास्ता है, और आप उनको इलेक्शन में झोंक देते हो हर साल, तो इससे मुक्ति मिलेगी। पक्ष में तर्क दे रहे हैं हम, सीमित आचार संहिता होगी। जब 5 साल में एक बार इलेक्शन होगा तो सीमित आचार संहिता होगी, वरना पता चला कि लोकसभा इलेक्शन में भी आचार संहिता लग गई, फिर से राज्य की इलेक्शन आ गई तो उसमें आचार संहिता लग गई, यही चलता रहता है। इससे जब सीमित आचार संहिता होगी तो सक्षम प्रशासन होगा, प्रशासन भी सक्षम बन जाएगा, और उससे जो आवश्यक परियोजनाएं हैं वो समय पर शुरू रहेंगी अपनी। वरना आवश्यक परियोजना को भी रोक दिया जाता है आचार संहिता के लगने के बाद, तो उसमें भी हमें मुक्ति मिल पाएगी। आगे चलते हैं। भ्रष्टाचार में कमी आएगी, क्योंकि चुनाव, क्या आपको लगता है कि बिना काले धन के लड़ा जाता होगा? इतना सारा पैसा लगता है चुनाव में, तो उसमें काले धन का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। तो जब चुनाव ही इतनी बार नहीं होंगे, एक साथ लोकसभा और विधानसभा के इलेक्शन करा दिए जाएंगे, तो चुनाव में काले धन में कमी आएगी, उससे भ्रष्टाचार में भी कमी आएगी फिर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लोगों के सार्वजनिक जीवन में कम व्यवधान होंगे। अब इलेक्शन होते हैं तो बहुत सारा कामकाज तो ठप हो ही जाता है, आवश्यक सेवाओं की निर्बाध आपूर्ति भी रुक जाती है, तो उसमें भी हमें सहूलियत मिल जाएगी।
ठीक है जी, आपने ये तो फ़ायदे देख लिए इसके, है ना, जो पक्ष में तर्क दिए जाते हैं कि ये चीज़ों पर हम अगर इसे एक साथ करके लेके आते हैं तो ये फ़ायदे होंगे। लेकिन एक साथ चुनाव कराए जाने के लाभों के साथ साथ इसके समक्ष निम्नलिखित चुनौतियाँ भी हैं, और चुनौतियाँ संबंधी मुद्दे बता दो आप। देखिए आप विपक्ष में क्या तर्क हैं इसके। राजनीतिक पार्टियों में मतैक्य का अभाव है। मतैक्य का अभाव है कि एक मत नहीं है। अगर कोई क्षेत्रीय पार्टी जैसे बहुजन समाजवादी पार्टी, उत्तर प्रदेश में डोमिनेंस है राष्ट्रीय पार्टी, तो क्वेश्चन मार्क रहता है कि बहुत सारी पार्टियां मतैक्य का इनके बीच में अभाव है। ओके, आगे बढ़ते हैं। पर्याप्त संख्या में सशस्त्र बल एवं कर्मचारियों संबंधी मुद्दा। ये मुद्दा भी बनता है कि अगर एक साथ इलेक्शन कराया जाए तो बहुत बड़ा देश है, उस बहुत बड़े देश में कितना बल चाहिएगा पर्याप्त संख्या में, पुलिसकर्मी, सशस्त्र बल, कर्मचारी, तो इसका भी एक मुद्दा है। संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता है, क्योंकि कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है संविधान में लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जा सकने का, कोई संबंधित इससे कोई प्रावधान है नहीं, तो संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता पड़ेगी। हमें तो मुद्दे लिखने हैं कि इसके बीच में चुनौतियाँ कहाँ हैं, बाकी तो जब अगर लाया ही जाएगा, इंटेंशन बनी ही जाएगा, तो संवैधानिक संशोधन करना कौन सी बड़ी बात है, वो भी हो जाएगा। ठीक है। नियंत्रण एवं संतुलन व्यवस्था का लोप संभव है, मतलब पॉसिबिलिटी तो जता रहे हैं हम, और वो नियंत्रण और संतुलन कैसे बिगड़ सकता है। हम ये देखते हैं कि अगर 5 साल में एक बार इलेक्शन में कोई चुनाव लड़ करके आ जाए पार्टी, राजनीतिक पार्टी सत्ता में, वो डबल इंजन की सरकार जिसे कहते हैं, तो फिर उस पर दबाव नहीं होगा ना लोगों का, फिर भय नहीं होगा, फिर डर नहीं होगा, वो कम हो सकता है, वो कम हो सकता है। वरना अभी तो लगता है कि सेंटर में जीत गए, अब पता चला महाराष्ट्र में इलेक्शन है, अब पता चला कि यूपी में इलेक्शन है, अब पता चला बिहार में इलेक्शन है, तो थोड़ा सा डर पार्टियों को बना रहता है। काम करती हैं अच्छे, जैसे कि अब बिहार में देख लो, अगर 17 महीने की सरकार बनी, तो अगर तेजस्वी यादव जी जो कहते हैं कि हमने 17 महीने में जॉब दी, तो काम को दिखा रहे होते हैं वो, तो क्षेत्रीय मुद्दे कम हो सकते हैं उस समय, है ना, और राजनीतिक पार्टियों का भय कम हो सकता है। अगर एक साथ इलेक्शन हो जाए तो 5 साल के लिए मुक्ति हो गई अब, और उन्हें साबित भी नहीं करना अपने आप को कि 5 साल बाद आके साबित करना है फिर। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। संघीय ढांचे के विरुद्ध है। संघीय ढांचे के विरुद्ध क्यों है कि जब एक साथ इलेक्शन हो जाएगा तो लोकसभा और विधानसभा के इलेक्शन जब साथ साथ होंगे, क्या उस समय स्थानीय मुद्दे उपेक्षित नहीं हो जाएंगे, क्योंकि इलेक्शन राष्ट्रीय मुद्दों पर लड़ा जाता है, जैसे देशभक्ति हो गया, कहीं ये वाले मुद्दे ना आ जाएं। और देश हमारा विविधता से परिपूर्ण है ना, नॉर्थ ईस्ट के अलग मुद्दे हैं, साउथ के अलग मुद्दे हैं, और नॉर्थ इंडिया के अलग मुद्दे हैं, तो वहाँ हो सकता है कि क्षेत्रीय मुद्दे उपेक्षित हो जाए, स्थानीय मुद्दे उपेक्षित हो सकते हैं। ये संघीय ढांचे के विरुद्ध बताया जाता है। ओके, इन दोनों को बताने के बावजूद भी आगे की राह में हम ये देख सकते हैं कि स्थायी संसदीय समिति ने भी कुछ अनुशंसा करी थी, और उन्होंने कहा था कि चुनावों को 2 चरणों में क्यों नहीं करा सकते, चुनावों को 2 चरणों में कराया जाए, एक लोकसभा की मध्य अवधि और दूसरा उसके साथ में, कि मतलब लोकसभा की मध्य अवधि 5 साल की लोकसभा की अवधि होती है, तो 2.5 साल पे आधे राज्यों को इलेक्शन करा लिए जाएँ, उसके बाद शेष बचे राज्यों के इलेक्शन लोकसभा की के साथ करा लिए जब लोकसभा के इलेक्शन हो। एक आइडिया दिया उन्होंने, है ना, एक विचार दिया अपना। वैसे ही विधि आयोग की अनुशंसा भी थी, उसको भी महत्व दिया जाना चाहिए। क्या अनुशंसा थी? उन्होंने कहा कि अगर लोकसभा का इलेक्शन होने वाला है और उसके 6 महीने बाद अगर किसी राज्य की विधानसभा का इलेक्शन होने वाला है, तो क्यों ना उन दोनों का इलेक्शन एक साथ करा लिया जाए, लेकिन रिजल्ट परिणाम 6 माह के बाद जारी किए जाएँ, किसके, विधानसभा के, जिसका इलेक्शन हुआ है उस लोकसभा के साथ। ये भी एक पॉसिबिलिटी, तो हमने आगे की राह में ये भी डाल दिया, और उसके बाद सीधा आप निष्कर्ष डाल दो, और निष्कर्ष के रूप में आप कह सकते हो कि इस मुद्दे पर व्यापक विचार विमर्श की आवश्यकता है, जिसमें लोकतांत्रिक मूल्यों से समझौता किए बिना आवश्यक विकल्पों की तलाश की जा सकती है। ठीक है ना, और इस तरीके से ये आपका आंसर कंप्लीट होता है। ओके, तो ऐसे ही स्क्रॉल करते हुए आपकी आंखों के सामने फिर से एक नया क्वेश्चन आ चुका है, उस क्वेश्चन को भी देख लीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? राज्य चुनाव आयुक्त की सेवा शर्तों के साथ राज्य निर्वाचन आयोग स्टेट इलेक्शन कमीशन की भूमिका और कार्यप्रणाली की व्याख्या कीजिए। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि चुनाव आयोग तो हमेशा चर्चा में बना रहता है। ये है स्टेट इलेक्शन कमीशन, बाकी भारतीय निर्वाचन आयोग तो है ही है। ठीक है जी, अब चलो इसको भी आईपीसी फॉर्मेट में अपना तैयार करते हैं और स्टार्ट करते हैं। आप कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा। भारत के संविधान के 73वें
और 74वें संशोधनों को पारित करने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने अप्रैल 1994 में राज्य निर्वाचन आयोग, जिसका प्रावधान किस में है, आर्टिकल 243 के में, की स्थापना की, जिसका मुख्य कार्य क्या है, पंचायतों व नगर पालिकाओं के स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव कराना। ये इसका इंट्रोडक्शन परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब, क्योंकि राज्य निर्वाचन आयोग की हमको भूमिका तथा कार्यप्रणाली, ये एक प्रकार से हेडिंग है, ये ब्लैक पॉइंट में लिख सकते हो आप इसको, है ना, कि राज्य निर्वाचन आयोग की भूमिका तथा कार्यप्रणाली। तो देखते हैं इनकी कार्यप्रणाली क्या है। पहला, फिर से चेंज करते हैं, थोड़ा देखने में अच्छा लगता है ना। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा उसके सदस्यों के पद के लिए चुनाव कराने का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण किसके पास है, राज्य निर्वाचन आयोग में निहित है। ओके, आगे बढ़ते हैं। आयोग की देखरेख में और नियंत्रण के अधीन जिला मजिस्ट्रेट जिलों में प्रधानों और सदस्यों के चुनावों के संचालन की निगरानी करता है। कार्यप्रणाली बता रहे हैं हम, अभी भूमिका पे नहीं आए, कार्यप्रणाली बता रहे हैं इसकी, कि राज्य निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली कैसी है, कैसे काम करता है। उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 और उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 के अनुसार अध्यक्ष, सदस्यों, मेयर पार्षदों का चुनाव कराने का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण किसके पास है, राज्य चुनाव आयोग के पास, राज्य चुनाव आयोग के पास। ठीक है जी, ये कार्यप्रणाली बताई कि कार्य कैसे करते हैं। अब उनकी भूमिका बताओ कि आखिर भूमिका, अगर ये कार्य भी पूछता है, राज्य निर्वाचन आयोग के कार्य भी पूछ सकता है, शक्तियाँ भी पूछ सकता है, तो यहाँ हम इसकी भूमिका बताएंगे, कैसी कैसी भूमिका अदा करता है। मतदाता सूची तैयार करने में, नामांकन की तिथियों की नियुक्ति में, चुनाव की सार्वजनिक सूचना देने में, मतदान के लिए समय का निर्धारण करने में, स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव कराने में, वोटों की गिनती और चुनाव परिणाम की घोषणा करने में, ये इसकी भूमिका है। अब एक पार्ट इसमें बचा हुआ है हमारा, जो आप स्टार्टिंग में भी अगर कहीं ऐड करना चाहते थे उसको ऐड कर सकते थे, क्योंकि पूछा था राज्य चुनाव आयुक्त की सेवा शर्तें, ये जो पूछा है सेवा शर्तें, अब इसको भी तो हमें लिखना है। क्वेश्चन में जितने भी पार्ट पूछे हैं आप उनको अलग अलग हेडिंग बना करके लिखें, वो बेहतर प्रस्तुति होती है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। राज्य चुनाव आयुक्त की सेवा शर्तें क्या है, इसकी राज्यपाल द्वारा नियुक्ति होती है। सेवा की शर्तें और कार्यकाल भी राज्यपाल द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। ठीक है ना, आगे उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की तरीके और आधार के अलावा राज्य चुनाव आयुक्त को नहीं हटाया जा सकता, नहीं हटा सकते, है ना। सिर्फ अगर हटा सकते हो तो जैसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाते हो, जिन तरीकों के आधार पर, उन तरीकों के आधार पर आप राज्य चुनाव आयुक्त को हटा सकते हो। और वो भी कौन हटा सकता है, केवल राष्ट्रपति द्वारा, भले ही नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, भले ही नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, लेकिन हटाया किसके द्वारा दिया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, ओके। नियुक्ति के बाद सेवा शर्तों में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता। एक बार नियुक्ति हो जाए तो जो सेवा शर्तें हैं उनमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। राज्य विधानमंडल पंचायत चुनावों से संबंधित मामलों में प्रावधान कर सकता है, ये राज्य विधानमंडल को अधिकार है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने राज्य चुनाव आयुक्त की सेवा शर्तें भी बता दी। अब ये आयोग के समक्ष चुनौतियां भी हैं कुछ, वो चुनौतियां लिख दी गई हैं, ना भी लिखते तो भी चल जाता। क्वेश्चन लगभग कंप्लीट है, आप कंक्लूड कर सकते थे, लेकिन समय है, आप लिख सकते हो, उतने समय में तो आप लिख सकते हो। आयोग के समक्ष कुछ, राज्य चुनाव आयोग के समक्ष कुछ चुनौतियाँ भी हैं, है ना, तो आप उन चुनौतियों को देखिए। चुनौतियों में क्या है, राजनीतिक प्रभाव। जैसे हम चुनाव आयोग पे, भारतीय निर्वाचन आयोग है, हम उस पर भी देखते हैं कि विपक्ष आरोप लगाता रहता है कि राजनीतिक पार्टी जो सत्ता में होती है उसका प्रभाव बना ही रहता है, तो राजनीतिक प्रभाव भी एक चुनौती है आयोग के समक्ष। चुनावी हिंसा और अनियमितताएं एक चुनौती के रूप में, जैसे बूथ कैप्चरिंग, हिंसा हो जाना। हालांकि आज की डेट में तो बूथ कैप्चरिंग वाला सिस्टम इतना नहीं सुनने में आता, पर ठीक है। तर्कहीन मुक्त उपहारों की पेशकश करना, ये भी एक चुनौतियाँ है। अब मॉडल ऑफ MCC में, आचार संहिता में आप क्या इंक्लूड करते हो, ज़्यादातर पार्टी आप देखोगे कि ऐसे ऐसे उपहार किए जाते हैं, ऐसे ऐसे वायदे किए जाते हैं जो एकदम तर्कहीन होते हैं, और इससे होता ये है कि मोस्ट ऑफ पॉपुलेशन जो वोट करने जाती है वो पक्षपाती हो जाती है उनके प्रति, है ना। तो ये भी एक समक्ष चुनौती है राज्य
राज्य चुनाव आयोग के सामने कि वो इसे कैसे टैकल करे। पारदर्शिता और जवाबदेही, स्टेट इलेक्शन कमीशन की, राज्य निर्वाचन आयोग की पारदर्शिता और जवाबदेही पे भी सवाल उठते हैं, ये भी एक चुनौती है। और ये है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो आचार संहिता है उसके परिवर्तन का कोई वैधानिक समर्थन तो है नहीं। ठीक है, ये आप यहाँ उदाहरण लिख दिए, यहाँ उदाहरण लिख दिए। इस तरीके से आप और भी पॉइंट डाल सकते थे कि राजनीतिक प्रभाव किस तरीके से शो होता है ना, यहाँ दिखा सकते थे। अगर आपको चुनावी हिंसा और अनियमितता के बारे में और एग्जाम्पल पता होती आप यहाँ डाल सकते थे, है ना। तरकीन मुफ्त उपहारों की पेशकश, ये ठीक है ना। आगे देखते हैं, मतदाता जागरूकता और भागीदारी, इसकी भी ज़रूरत है, क्योंकि मोस्ट ऑफ आप देखते हो कि धर्म और जाति से प्रभावित होकर के वोट किए जाते हैं। अब मुद्दे गौड़ हो जाते हैं, कोई कैंडिडेट देखते हैं कि अपनी जाति का है तो उधर मुड़ जाते हैं। तो ये सब आयोग के समक्ष की चुनौतियाँ हैं जिनमें सुधार की ज़रूरत है। सुधार कैसे होगा, तो आगे की राह में उसे आप डाल सकते हो कि दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश है उनको लागू किया जाए। जैसे उन्होंने बोला था कि राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम बने। जैसे यहाँ हमने आयोग के समक्ष चुनौतियाँ हैं ना, तो ये सब चुनौतियाँ डाली हैं, लेकिन इसमें अब नियुक्ति संबंधी भी तो चुनौती हो सकती है। तो आगे की राह में बताया कि दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों को लागू किया जाए कि राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम बने और उस कॉलेजियम में शामिल हो मुख्यमंत्री, है ना, अध्यक्ष विधानसभा के और विधानसभा का विपक्ष का नेता, वो शामिल होना चाहिए। हालांकि इसमें आपको मालूम है कि उसमें परिवर्तन कर दिया गया है कानून ला करके। भारतीय निर्वाचन आयोग में तो हो गया है कि उसमें गृह मंत्री रहेंगे, प्रधानमंत्री रहेंगे। पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उनको बाहर कर दिया है। अब तो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और विपक्ष के नेता, जो इस समय देखा था कि अधीर रंजन चौधरी थे, और गृह मंत्री अपने अमित शाह जी और मोदी जी, उन्होंने जो है जो रिक्त पद हुए थे अभी 2, उनको फिल किया था उस समय राज्य निर्वाचन आयोग के। ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं सवाल पे। स्वतंत्र और स्थायी सचिवालय हो चुनाव आयोग के लिए, ये भी एक आगे की राह में सिफारिश है। स्टेट इलेक्शन कमीशन को अपनी स्वतंत्रता और स्वायत्तता को मजबूत करना चाहिए। जब आगे की राह दोगे तो चाहिए में ये होगा। परिवर्तन तंत्र को बढ़ा देना तथा पारदर्शिता व जवाबदेही को बढ़ाना चाहिए। ठीक है जी, पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाना चाहिए। मतदाता जागरूकता और भागीदारी बढ़ाने के उपायों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। ये है। देखो आगे की राह जब भी आप लिखोगे किसी क्वेश्चन में, तो आप देखोगे अगर आपने चुनौतियां बताई हैं तो उन चुनौतियों के समाधान के रूप में ही आप आगे की राह में चीज़ें डाल सकते हो, है ना। इस क्वेश्चन में नहीं, जहाँ कभी आप अगर चुनौतियाँ डालते हो, किसी के समक्ष भी समस्याएं लिखते हो, तो जब उनके समाधान के रूप में आप लिखोगे, या तो गवर्नमेंट ने प्रयास कर रखे होंगे तो आप सरकार के प्रयास लिख सकते हो, जैसे मैंने ये लिख करके काट दिया था। अगर सरकार के प्रयास रहे हो उससे संबंधित वो डाल करके, तो आगे की राह में आप उन चीज़ों को डालोगे जो उन चुनौतियों को टैकल कर रहे हो, उन चुनौतियों को समाधान के रूप में दिखा रहे हो, उनके बारे में लगातार लिखते जाओगे। जैसे मतदाता जागरूकता भागीदारी कमी थी, तो हमने यहाँ डाला, ये इधर देखो, ये यहाँ हमने यहाँ डाला चुनौती, तो इसका हमने यहाँ डाल दिया उपाय किया जाना चाहिए, है ना। स्टेट इलेक्शन कमीशन की स्वतंत्रता और स्वायत्तता को मजबूत करना चाहिए, क्योंकि राजनीतिक प्रभाव रहता है, इसके समाधान के रूप में हमने ये डाला, है ना। तो ये है, और एंड में आप जो है निष्कर्ष डाल दोगे। निष्कर्षतः पंचायतों के चुनाव कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना एक अनिवार्य प्रावधान है। बिल्कुल है। पंचायतों और नगर पालिकाओं के नियमित चुनाव संस्था की विश्वसनीयता और उसमें आम लोगों के विश्वास को दर्शाते हैं। इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है। वैसे ये 19 मिनट की वीडियो हो गई है। चलो एक क्वेश्चन बचा है, इसे भी कंप्लीट करा दें क्या? देखते हैं, जल्दी करा देता हूँ 2 मिनट में ना, क्योंकि लिख लिया है यार, तो मैंने सोचा करा ही देता हूँ। हालांकि यूपी स्पेशल से तो नहीं है, जीएस के पेपर 2 में आता है। ये 2022 में आया हुआ था, मैंने लिख लिया था साइड में कि ये क्वेश्चन 2022 में आया था। भारत का राष्ट्रपति कैसे निर्वाचित होता है, ये बताना है बस। तो भारत के राष्ट्रपति के बारे में इंट्रोडक्शन दे दो। भारतीय राजनीति में राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख एवं कार्यकारी प्रमुख होता है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा प्रत्यक्ष तरीके से किया जा सकता है। ठीक है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित 2 आर्टिकल आपको याद होने चाहिए कि 2 आर्टिकल कौन कौन से, अनुच्छेद 54 और अनुच्छेद 55। ठीक है ना। तो अनुच्छेद 54 और 55 राष्ट्रपति का निर्वाचन के बारे में बात करनी है हमको। राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है तो बताओ आप। भारत का चुनाव आयोग राष्ट्रपति के लिए, भारत का चुनाव आयोग राष्ट्रपति के चुनाव के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही चुनाव कराता है।
ठीक, तो हम आर्टिकल के हिसाब से इसे टैकल करते हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को मैंने आर्टिकल के हिसाब से किया, मैंने 2 आर्टिकल इससे संबंधित हैं, अनुच्छेद 54 और अनुच्छेद 55। तो अनुच्छेद 54 में क्या दे रखा है ना, इसमें है कि राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल निर्वाचक मंडल के बारे में, कि आखिर राष्ट्रपति के चुनाव में वोट कौन डालता है। तुमने कभी राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डाले हैं? नहीं डाले होंगे कभी भी, है ना, क्योंकि उसका अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। ठीक है, कौन डालते हैं आखिर वोट डालते हैं तो कौन डालते हैं? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, जिन्हें तुम चुन करके भेजते हो वोट डाल करके, वो होते हैं निर्वाचित सदस्य। तो संसद के दोनों सदनों के मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों के। राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, जो विधानसभाएं स्टेट इलेक्शन कमीशन कराता है, जो नहीं ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही कराता है। राज्यों की विधानसभाएं, यूपी, बिहार, एमपी, जैसे हमारे यहाँ 403 सीटें हैं विधानसभा की, वो सदस्य, वो भी निर्वाचित सदस्य, मनोनीत सदस्य नहीं। दिल्ली एवं पांडिचेरी विधानसभा के सदस्य, क्योंकि यहीं पर विधानसभा है, ये 2 यूटी हैं, दिल्ली और पांडिचेरी, जहाँ पर विधानसभा है, तो उसके सदस्य वोट करते हैं। तो निर्वाचन मंडल के बारे में बता दिया कि राष्ट्रपति के चुनाव में वोट कौन करता है। 55 में बताया गया है तरीका, पद्धति, कि चुनाव आखिर किस पद्धति के द्वारा होता है, और वो पद्धति कौन सी है? गुप्त मतदान द्वारा, एकल संक्रमणीय मत द्वारा, अनुपातिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से। अब ये तीनों वर्ड ऐसे हैं कि जिनके बारे में आप डिटेल में जानना चाहिए, एकल संक्रमण, अनुपातिक प्रतिनिधित्व और गुप्त मतदान। ठीक है, आखिर ये होते क्यों हैं? एकल संक्रमणीय मत और अनुपातिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से। ठीक है, और बहुमत के लिए डाले गए मतों के आधे से एक मत अधिक प्राप्त करना चाहिए, 50% + 1, इस पे विजेता घोषित होगा जो राष्ट्रपति बनेगा। ठीक है, और इलेक्शन जब होता है राष्ट्रपति का, तो कितने भी लोग कैंडिडेट भी खड़े हो सकते हैं, 3, 4, 5, है ना। सपोज करो ए भी खड़ा हो गया, बी है, सी है, डी है, ई है। तो इनमें से जब वोट पड़ेंगे तो 50% प्लस लाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ना। इसके लिए ही तो ये तरीका अपनाया गया था, एकल संक्रमणीय मत वाला। इसे सिंगल ट्रांसफरेबल वोट भी कहते हैं, कि तुम्हें वोट एक ही देना है, लेकिन जो कैंडिडेट है ना ABCD, ये अपने अपने अनुसार तुम्हें अरेंज करना है। सपोज करो विवेक ने जो है वोट डाला राष्ट्रपति के इलेक्शन में, तो अरेंज करके देना है उनको कि किसको तुम पहले चुन के दे रहे हो। सपोज करो मैंने बी को पहले नंबर पर रख लिया, है ना, उसके बाद डी को रख लिया, उसके बाद सी को रख लिया, उसके बाद ई को रख लिया, और लास्ट में रखा मैंने ए। तो मेरा वोट पहले किसको जाएगा? बी को। और जब एक बार वोट डल जाएंगे, एकल हस्तांतरण वोट ये है कि एक बार ही वोट पड़ेगा, लेकिन गिनती उनकी बार बार होगी जब तक कि 50% प्लस वोट ना मिल जाए। किसी एक कैंडिडेट को 50% प्लस वोट ना मिल जाए, तब तक गिनती होती रहेगी। और एक बार वोट डालने पर जो सबसे लास्ट में आएगा उसे हटा दिया जाएगा, और उसके जो सेकंड रैंक के दी होगी उसके वोट उधर पहुंच जाएंगे। और इस तरीके से बहुमत का आंकड़ा 50% + 1 प्राप्त करने के लिए इसे अपनाया गया। ठीक है ना। आगे, इस पद्धति में सदस्य अपना मत राष्ट्रपति चुनाव में खड़े प्रत्याशियों को वरीयता क्रम में प्रदान करता है, जो मैंने वरीयता क्रम ये बताया आपको। ठीक है ना। और अनुपातिक प्रतिनिधित्व क्या कहता है? ये क्यों अपनाया गया राष्ट्रपति के इलेक्शन में? ये कहता है कि राज्यों के बीच समानता बनाए रखने के लिए, संघ के बीच में भी, केंद्र के बीच में भी समानता बनाए रखने के लिए। समानता किस प्रकार से आती है? क्योंकि इसमें विधायक वोट डाल रहे हैं जो निर्वाचित हैं, इसमें सांसद वोट डाल रहे हैं वो निर्वाचित हैं जिनको आप वोट दे के भेजते हो। अभी जैसे इलेक्शन चल रहा है तो आप सांसद का इलेक्शन में वोट डाल रहे हो सांसद चुनने के लिए अपने क्षेत्र का, है ना। वैसे ही जब स्टेट में इलेक्शन होते हैं तो आप विधायकों को वोट डालते हो। तो विधायकों के मत का मूल्य भिन्न भिन्न होता है प्रत्येक राज्य में। क्यों भिन्न भिन्न होता है? क्योंकि इनका तरीका ये होता है। विधायक मत का मूल्य राज्य की कुल जनसंख्या में राज्य विधायिका के सदस्यों का भाग देते हैं और 1/1000 की गुणा करते हैं। ये विधायक मत का मूल्य निकालने का तरीका है। और देश के सभी सांसदों का मत मूल्य कैसा होता है? समान। वो समान क्यों होता है? ये देखो इसके तरीके में कि विधायकों के मत का कुल मूल्य सभी सांसदों की संख्या, जब सभी सांसदों की संख्या है वो विधायकों के कुल मत का मूल्य आगे का। बिहार के विधायक का मत मूल्य अलग होगा, गोवा के विधायक का मत मूल्य अलग होगा, यूपी के विधायक का मत मूल्य अलग होगा, और उन सब के मूल्यों को जोड़ करके उसमें भाग दे देना सभी सांसदों की संख्या का। और इस तरीके से तरीका हमने बता दिया, पद्धति ये है, इस तरीके से। तो राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रत्याशी बनने के लिए 50 सांसद विधायक प्रस्तावकों की और अनुमोदक के लिए तौर पर 50 अन्य की जरूरत होती है। ये पहले नहीं होता था, ये बाद में बनाया गया था। ठीक है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं, हमें आंसर लिखना है अपना। आगे बढ़ते हैं।
तो निष्कर्षतः राष्ट्रपति भारत का संवैधानिक प्रमुख होता है तथा संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। आर्टिकल 53 में ये बात। इस पद पर पहली आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू हाल ही में निर्वाचित हुई है। ये थोड़ा निष्कर्ष ज़्यादा ज़बरदस्त लिखा नहीं गया, पर ठीक है। अब मैं लंबी ज़्यादा वीडियो हो जाएगी, इसमें ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं। 25 मिनट की वीडियो ऑलरेडी हो चुकी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, प्यार देना। इस वीडियो को भी अच्छे से बनाया है और आप कमेंट करो, और आगे इस सीरीज़ को लगातार मैं कंटिन्यू करता रहूँगा। अभी GS 5 को पढ़ाऊँगा, उसके बाद GS 6 को स्टार्ट करूँगा, ठीक है। तो